हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, पढ़ रहे थे, दैट वाज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखे थे डायमेंशंस का। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या था? हम लोग देख रहे थे कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। ओके, कोई फॉर्मूला हमको गिवन है तो हम हाउ टू चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट, उसको कैसे चेक करेंगे, ये चीज हम लोगों ने सीखा था। ओके, तो क्या करते हैं, दोनों साइड के डायमेंशंस लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, और दोनों साइड्स के अगर डायमेंशन सेम होते हैं तो हम बोलते हैं कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके दिस, और अगर दोनों साइड्स के डायमेंशन सेम नहीं है, कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो हम बोलते हैं कि वो डायमेंशन, वो फॉर्मूला जो हमको गिवन है दैट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो हम लोग फिर देखे थे, कुछ नोट करके रिमार्क लिखे थे कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो रियल में भी इनकरेक्ट होगा। ओके, बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो इट मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट इन रियल। ओके, क्योंकि जो कांस्टेंट आता है किसी फॉर्मूले में, उस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन बता नहीं पाता। ओके, ये डायमेंशन की फिर का ड्रॉबैक है। ओके, हम लोग देखेंगे बाद में क्या क्या ड्रॉबैक्स है। ठीक, सो नाउ लेट अस सी विदाउट गेटिंग लेट, बिना लेट हुए हम लोग देखें नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशंस। ओके, क्या है, लेट अस सी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं डायमेंशन का, दैट इज क्या करेंगे हम लोग डायमेंशंस का यूज करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, लेट अस सी। बोल रहा है कि द टाइम पीरियड of simple pendulum टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड, टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, किस किस पे डिपेंड करता है ये हमको पता होना चाहिए, कौन सी क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये अगर हमको कोई बता दे तो हम फॉर्मूला डिराइव करके दे देंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ओके यस, so the time period of simple pendulum capital T depends on the length of pendulum, ये हमको बता के रखा है कि depends on the length of pendulum, length of pendulum, length क्या है, that is L, mass of bob, मास ऑफ बॉब क्या होता है, बॉब ये अभी हम लोग देखेंगे, मास ऑफ बॉब m एंड द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ओके, सो डिराइव द फॉर्मूला फॉर द सिंपल पेंडुलम। ओके, क्या बोल रहा है, डिराइव the formula for the time period of simple pendulum for t। okay this, तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमको अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये लास्ट में आता है एकदम। ओके, 11th में फिजिक्स में। ओके, इसको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है हमको क्या होता है। ओके, तो हमें यहाँ जैसे से बोल रहा है कर लें क्या होता है। ओके, दिस बोल रहा है कि टाइम पीरियड जो है, ओके, कुछ भी नॉलेज की जरूरत नहीं है क्या है, ठीक, तो बट हम बता देते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए इसका क्या हो रहा है। सॉरी, एक हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग में एक छोटा सा यहाँ पे कोई एक स्फेयर बांध देंगे। ओके, ये किसी का भी हो, मेटल या नॉन मेटल या जो भी कोई स्टोन ले लो, ठीक, यहाँ बांध देते हैं। हमने स्ट्रिंग में एक हैंग कर दिया एक स्टोन को, इस स्टोन जो ये पार्टिकल है इसको बॉब बोलते हैं। ओके, और ये हो गया स्ट्रिंग का जो लेंथ है, दैट इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। ओके, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं। इस बॉब का जो मास है दैट इज मास ऑफ बॉब। ओके, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये बॉब को ले जाके इधर कहीं में छोड़ो, यहाँ कहीं में, यहाँ पे ले जाके अगर हम बॉब को छोड़ देंगे तो ये बॉब क्या होगा, रिटर्न होके यहाँ आएगा
और यहाँ पे रुकेगा नहीं बिकॉज इट विल हैज सम मोमेंटम और बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, ये मोशन में है तो इधर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से इधर से रिटर्न होके ये बॉब लाइक दिस इट विल ऑसिलेट। ओके, इस फिक्स पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। ओके, तो ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होगा। एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। एक बार यहाँ से चला, इधर गया, इधर से फिर रिटर्न होके यहाँ आया, हाफ हो गया, इधर गया, फिर यहाँ से रिटर्न होके यहाँ आया, कितना टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड। उसी के बारे में बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है। हमें बोल के रखा है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, ऐसे लिखेंगे, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, किस किस के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, लेंथ ऑफ पेंडुलम। बट लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, लेंथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या लेंथ टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, या लेंथ टू द पावर -1 प्रोपोर्शनल है, हमें पता नहीं है लेंथ का पावर कितना होना चाहिए। ओके, तो हम ऐसे कुछ रेंडमली लिख लेंगे x, लेंथ टू द पावर x, और किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब, मास टू द पावर y, और किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, तो g टू द पावर z। ये हम ऐसे लिख लेंगे कि हमारा जो टाइम पीरियड है इस सिंपल पेंडुलम का वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जहाँ पे हम ये पेंडुलम को ऑसिलेट कर रहा है वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ओके, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने ऐसे लिख लेंगे कि लेंथ टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z। ओके, ऐसा कुछ डिपेंडेंसी है टाइम पीरियड का। ठीक, अब क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, लेट द कांस्टेंट कुछ ऐसे लिख लो, ऐड कुछ k, तो क्या हो गया, k l टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z। डन, ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला सही है तो दोनों साइड्स के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम, तो राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशंस लिख रहे, लेफ्ट एंड राइट साइड के। ओके, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, इन दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट साइड के डायमेंशंस लिखे। तो लेफ्ट साइड क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या है, टाइम, एक टाइम इंटरवल होगा कुछ, ओके, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, तो ये टाइम है, टाइम का जो डायमेंशन होता है दैट इज कैपिटल टी। एंड ये क्या हो गया, के कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन 1, एल क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, पावर क्या होगा दैट विल बी एक्स, एम मास, मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल एम, पावर क्या है वाई, जी क्या है एक्सिलरेशन, कोई भी एक्सिलरेशन हो, ओके, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन का क्या होता है LT-2, ये सारा हम लोग देखे थे पहले से। ओके, पावर क्या हो गया जेड। तो लेट अस रिमूव द ब्रैकेट, ब्रैकेट हटाओ और देखो क्या होगा, फिर दोनों साइड्स के हम लोग डायमेंशन को कंपेयर कर लेंगे। इधर में L टू द पावर क्या हो गया x, M टू द पावर y, और यहाँ में क्या हो गया L टू द पावर z एंड T टू द पावर -2z। ये ओके, ये यहाँ से हमने ब्रैकेट को हटाया तो पावर दे दिया उन लोगों को, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ में क्या हो गया, अच्छा बताओ, यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में m और l है क्या, नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t है, t का पावर कितना 1, ये हो गया। इधर में देखो क्या हो गया, m टू द पावर y, ये है l टू द पावर x इंटू l टू द पावर क्या है z, तो l टू द पावर क्या हो जाएगा x प्लस z, ओके, एंड t टू द पावर क्या है -2z। अगर दोनों साइड्स के डायमेंशन सेम है, अगर ये फॉर्मूला सही है जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इक्वल। दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल होंगे तो देख लो मास का डायमेंशन, यहाँ में मास का पावर क्या है 0, यहाँ में मास का पावर y, तो y क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी 0। यहाँ में लेंथ टू द पावर l टू द पावर क्या है 0, यहाँ में l का पावर क्या है x प्लस z, तो x प्लस z क्या होना चाहिए 0। यहाँ में t टू द पावर कितना 1, इधर में t का पावर क्या है -2z, तो -2z कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी 1। तो दोनों साइड्स के डायमेंशंस को हम कंपेयर कर ले, ओके। सो ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, dimensions of both sides,
दोनों साइड्स के डायमेंशंस को हम लोग कंपेयर कर ले और दोनों साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करके देखें क्या होगा। m टू दी पावर y m टू दी पावर 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, m के पावर को कंसीडर किया। t टू l टू दी पावर 0, l टू दी पावर क्या x प्लस z, तो x प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 0। नेक्स्ट देखो क्या हो गया t टू दी पावर कितना 1, यहां में t टू दी पावर माइनस 2z, तो माइनस 2z कितना होना चाहिए दैट मस्ट बी 1, तो दिस माइनस 2z इज इक्वल टू 1। ये हो गया, पावर को हमने कंपेयर कर लिया। ओके, अब जब पावर कंपेयर करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा है पावर वो अपने मन से लिखा। ओके, कितना होगा रियल में देखें, तो यहाँ से जेड निकाल ले, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या है माइनस जेड, जेड को उधर भेज दो, तो एक्स इक्वल टू माइनस जेड, तो जेड कितना -1/2 यहाँ पे रखो -1/2, तो एक्स कितना आ गया 1/2, वाई कितना है 0, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज हमको मिल गया। ओके, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यू विल गेट द फॉर्मूला। ओके, दिस सो t इज इक्वल टू यहाँ पे रखे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, x की जगह में तो k x कितना है दैट इज 1/2। ओके, y कितना है m टू द पावर y, y कितना है दैट इज 0, एंड z कितना है g टू द पावर z, z कितना -1/2, m टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया k l टू द पावर 1/2, g टू द पावर क्या है -1/2, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, g टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस k इज इक्वल टू l/g होल टू द पावर 1/2, ये होल टू द पावर 1/2, एंड पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। ओके, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पावर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा k अंडर रूट l/g, यहां से आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके, l/g मास ऑफ बॉब पे डिपेंड ही नहीं करता। ओके, यहां से पता चला, देखो मास आ ही नहीं रहा फॉर्मूला में, ठीक, दिस, तो t इज इक्वल टू सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा k इक्वल टू t इक्वल टू k अंडर रूट l/g, k क्या है कुछ कांस्टेंट है। ओके, अगर हम रियल में देखें कि रियल में फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, तो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट l/g। ये सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का, सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अंडर रूट l/g। 2 पाई क्या कांस्टेंट, यहाँ पे भी ये डायमेंशंस ये बता रहा है कि कुछ कांस्टेंट होगा, ये k इज कांस्टेंट। ओके, सब कुछ देखो सेम है, अंडर रूट l/g कांस्टेंट, यहाँ में रियल में कितना होता है 2 पाई, यहाँ में कितना आ रहा है k। ओके, इट मींस दैट कि जो डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशन को यूज करके जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसमें जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट की वैल्यू ये डायमेंशन इज नॉट कैपेबल। ओके, डायमेंशन कैपेबल नहीं है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू बता दे कितना होगा। ओके, ये एक ड्रॉबैक है डायमेंशंस का। ओके, डायमेंशंस का ड्रॉबैक क्या है कि ये इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता। ओके, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डायमेंशन, कि अगर फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकता वो कि वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो ये एक डायमेंशंस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और सब कुछ तो ठीक ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक ड्रॉबैक क्या है डायमेंशंस का, कि ये जो रिलेशन बता रहा है, यहां से फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में केवल 3 क्वांटिटीज को रिलेट करके बता सकता है। ओके, ये 3 क्वांटिटीज, यहाँ में क्या क्या है L, M, G, there are 3 quantities। ओके, तो केवल 3 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकता है। ओके, दिस मतलब हमारे फॉर्मूला में जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स होंगे, कोई क्वांटिटीज होंगे, वो ओनली 3 तक पॉसिबल है। ओके, दिस, तो क्या क्या इसके ड्रॉबैक हो गए, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशंस, लेट अस राइट इट। क्या क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट क्या ड्रॉबैक है कि ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट कैपेबल
to give the value of constant. Okay, dimensional analysis is not capable to give the value of constant. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकता. ओके, हाँ ये बताएगा कुछ कांस्टेंट होगा. ओके, बट उस कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली कितना होगा. जैसे यहाँ में देखो कांस्टेंट क्या आ रहा है के, बट के की जगह में एग्जैक्टली वैल्यू कितना होती है 2 पाई. ये नहीं बता सकता कि इसकी वैल्यू 2 पाई होगा. ओके, दिस नेक्स्ट, ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, जो फॉर्मूला डिराइव करता है, उस फॉर्मूले में ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटीज हो जाए तो ये फेल हो जाएगा. ओके, दिस डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. ओके, जैसे टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है, LMG. अगर फोर्थ कोई क्वांटिटी होता तो ये फेल हो जाता, नहीं फॉर्मूला डिराइव कर पाता. ओके, दिस ऐसे लिख लेते, इफ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स on more than 3 quantities. More than 3 quantities. Okay, then the dimensional analysis, the concept of dimensional analysis, dimensional analysis will be failed. ओके, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता. ओके, वो फॉर्मूला डिराइव करके हमको नहीं बता पाएगा कि व्हाट विल बी द एग्जैक्टली फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन. ओके, दिस इज नेक्स्ट. फर्स्ट हम लोग देखे थे चेक द करेक्टनेस, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मूला. वहां पे भी हमने ड्रॉबैक एक देखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला, जो डायमेंशनल एनालिसिस है, वो हमको ये बता सकता है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट है. अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है तो वो इनकरेक्ट होगा रियल में. ओके, बट अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ओके, तो वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट इन रियल वी कांट से. ओके, बिकॉज जो कांस्टेंट आता है किसी फॉर्मूले में, उस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस बता नहीं सकता. ओके, कि कांस्टेंट की वैल्यू सही है या नहीं है. जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का लेके देखा था कि काइनेटिक एनर्जी 12 mv² लिखे तब भी वो बताएगा सही है, 3/2 mv² लिखे तब भी वो बताएगा सही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² लिख दे तब भी वो बताएगा, डायमेंशनल एनालिसिस बताएगा सही है. तो जो कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाएगा. ओके, दिस, तो ये 2 ड्रॉबैक हो गए इसके. ओके, दिस. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, वो भी एक एप्लीकेशन ही है, उसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल. ओके, तो इट्स सो सिंपल. क्या है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, लेट अस सी. ओके,